अब आपको ये बताते हैं कि आखिरकार हिजबुल्लाह का जन्म कैसे हुआ, कौन है ये हिजबुल्लाह, उसकी स्थापना कब हुई, कहां पर हुई। तो बात तो शुरू करेंगे साल 1982 से, जब गृह युद्ध के बीच में लेबनान में इसकी स्थापना हुई थी। 1982 की अगर बात की जाए तो इजराइल ने बेरूत समेत कई जगहों पर कब्जा कर लिया। ईरान की मदद से हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ दरअसल जंग की शुरुआत की और हिजबुल्लाह को कई देश आतंकी संगठन पहले ही करार दे चुके हैं। 2023 में हिजबुल्लाह ने हमास का भी समर्थन करना शुरू कर दिया था, जब हमास की तरफ से घुसपैठ की गई थी इजराइल के अंदर और वहां पर कत्लेआम किया गया था। वहां पर लोगों को अगवा करके वो अपने साथ ले गए थे। ईरान के IRGC से हिजबुल्लाह को ट्रेनिंग भी मिलती है और उसके साथ साथ हथियार भी मिलते हैं और इसी बात को लेकर के दरअसल इजराइल और ईरान के बीच में तनातनी रहती है। अब हिजबुल्लाह की असली ताकत क्या है वो आपको बताते हैं। बड़ी फौज, हिजबुल्लाह के पास प्रशिक्षित लड़ाकों की एक बड़ी फौज है जो कि गुरिल्ला वॉर में माहिर होती है। लेबनान में उनका क्षेत्र क्या है? लेबनान में हिजबुल्लाह अपनी सरकार चलाता है। हिजबुल्लाह के पास सेना है, राजनीतिक पार्टी है और खुफिया इकाई की। सुरंगों का जाल उसने बिछाया हुआ है। साउथ लेबनान में सैकड़ों किलोमीटर तक सुरंगें फैलाई हुई हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमास ने गाजा में सुरंगों का जाल फैलाया हुआ है। सुरंगों में इन्होंने अपने हथियार, मिसाइल, लड़ाके सबको सुरक्षित रखा हुआ है कि जरूरत जब पड़ेगी तब लड़ाकों से लेकर के मिसाइलें तक सब कुछ बाहर निकालेंगे। सुरंगों पर हवाई हमले का कोई असर नहीं होता है, इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है। ये ईरान का साथ कैसे देते हैं? क्योंकि इन्हें ईरान से लगातार आधुनिक हथियार मिलते हैं और पैसा मिलता है, इसी वजह से ये उनके साथ खड़े रहते हैं। और दूसरी तरफ विचारधारा, हिजबुल्लाह के लड़ाके एक विचारधारा पर काम करते हैं कि एक कमांडर की मौत के बाद दूसरा तुरंत से तैयार हो जाता है, जो कि IRGC की ही विचारधारा है। उसी से ये प्रेरित है क्योंकि उसी से इनका जन्म हुआ है। अब आइए आपको बताते हैं कि हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी संगठन ईरान के लिए कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है मिडिल ईस्ट में। Holy shit! ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों का संबंध कितना गहरा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका और इजराइल की प्रमुख शर्तों में ईरान का प्रॉक्सी संगठनों को सपोर्ट रोकना शामिल था, जबकि ईरान इस मुद्दे पर बातचीत के लिए भी तैयार नहीं था। ईरान से प्रॉक्सी संगठनों को हथियार, पैसा और ट्रेनिंग मिलती है। इसके अलावा ईरान उन्हें सपोर्ट भी करता रहता है और ये लड़ाके भी ईरान पर किसी भी खतरे की दशा में तुरंत ही जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। ईरान ने युद्ध विराम के लिए जो 10 मांगे रखी हैं, उनमें से सभी मोर्चों पर जंग रुकने की शर्त भी शामिल थी, यानी लेबनान में इजराइल के हमले रुकने ही चाहिए। ईरान के लिए प्रॉक्सी वार करने वाले संगठन उसके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, जिसमें लेबनान के हिजबुल्लाह, यमन के हूती विद्रोही, इराक के PMF मिलिशियाई और गाजा का हमास संगठन शामिल है। लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का मुख्य हिस्सा है। माना जाता है कि हिजबुल्लाह का लीडर ईरान के सुप्रीम लीडर से आदेश लेता है। साल 1982 में लेबनान में इजराइल के आक्रमण के बाद ईरान ने हिजबुल्लाह को बनाया और मजबूत किया। यमन में मौजूद हूती लड़ाके भी ईरान के समर्थक और अमेरिका इजराइल के दुश्मन हैं। हूती यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सुन्नी सरकार के खिलाफ गिरे युद्ध लड़ रहे हैं। बताया जाता है कि ईरान उन्हें हथियार, ट्रेनिंग और फंडिंग देता है, जिससे वे मिसाइल, ड्रोन और समुद्री हमलों में सक्षम हैं। इराक में मौजूद PMF मिलिशिया यानी कि पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस इराक का प्रमुख प्रॉक्सी है। ये 2014 में आईसिस के खिलाफ लड़ने के दौरान बनी थी। इसमें कई ईरानी समर्थित मिलिशिया शामिल हैं। इसमें कताइब हिजबुल्लाह, असैब अल हक, हरकत हिजबुल्लाह अल नुजैबा IRGC से भी जुटे हुए हैं। गाजा में मौजूद हमास को भी ईरान सपोर्ट करता है। इसका लक्ष्य इजराइल के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष और फिलिस्तीनी क्षेत्रों वेस्ट बैंक, गाजा, पूर्वी यरूशलेम में एक इस्लामिक राज्य स्थापित करना है। ईरान के लिए ये प्रॉक्सी इतनी महत्वपूर्ण है कि ईरान क्षेत्र के कई देशों से इन प्रॉक्सी संगठनों की वजह से ही दुश्मनी ले चुका है।
सऊदी अरब समेत कई देश ईरान से इस मुद्दे पर नाराज रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब एक और खबर, जहां अयातुल्लाह अली खामनेई को श्रद्धांजलि दे दी गई है। ईरान की सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग उतरे हैं। ईरान में धार्मिक सभाओं और जुलूस का आयोजन भी किया गया है। आपको याद होगा कि 28 तारीख को जो स्ट्राइक की गई थी उसमें अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई थी। अयातुल्लाह अली खामनेई को लेकर के ना तो उनका जनाजा किसी ने देखा था, लेकिन हाँ, अब श्रद्धांजलि जरूर उन्हें दे दी गई है। ईरान में धार्मिक सभाओं का आयोजन किया गया है, जुलूस भी यहाँ पर निकाला गया है। अयातुल्लाह अली खामनेई की याद में 40वां मनाया जाता है, लेकिन जब कल 40वां था तब युद्ध विराम की घोषणा हो जाती है और आज यहाँ पर सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। लोग बाकायदा सड़कों पर उतर करके उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं और ये श्रद्धांजलि सभाएं जगह जगह पर ईरान में देखने को मिल रही है। एक बड़ी संख्या में हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। 40 दिन पहले की घटना याद करिए, अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत की खबर जैसी पूरी दुनिया में आई थी, वहां पर किस तरीके से मातम शुरू हो गया था। लेकिन आज शांतिपूर्ण तरीके से श्रद्धांजलि जरूर अर्पित की जा रही है, जिसके लिए ईरानी सड़कों पर उतरे हुए हैं और श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी सभाओं की तस्वीरें वहां से जगह जगह से आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। इस युद्ध में अब क्या नया परिवर्तन हुआ है वो जरा आपको बताते हैं कि हॉर्मुज पर तेल टैंकर से टोल वसूलने की जो तैयारी थी वो पूरी तरीके से शुरू हो गई। अब ये तय किया जा रहा है कि $1 प्रति बैरल के हिसाब से यहाँ पर टैक्स वसूला जाएगा। $1 देना होगा आपको। क्रिप्टो करेंसी में टोल वसूलने की तैयारी भी ईरान की तरफ से की जा रही है। अब नियम नहीं मानने वाले जहाजों पर हमले की आशंकाएं भी बढ़ गई हैं। ईरान को एक अच्छा खासा मौका मिल गया है कि वो अपनी स्थायी रोजगार की व्यवस्था कर सके और इस तरीके से उसने तेल टैंकर से वसूली करने की जो तैयारी की है उसकी वजह से उसे स्थायी समाधान जरूर मिल गया है। हॉर्मुज उसके नियंत्रण में चला गया है, जो कभी उसके नियंत्रण में था ही नहीं, मेडिटेरियन लाइन की वजह से। उसने कहा था कि हम टैक्स वसूलेंगे, ओमान के साथ शेयर करेंगे, लेकिन ओमान ने पूरी तरीके से इनकार कर दिया था। लेकिन अब हॉर्मुज पर तेल टैंकर से जो टोल वसूलने की तैयारी की जा रही है उसके बारे में जानकारी ये है कि $1 प्रति बैरल के हिसाब से ये टैक्स वसूला जाएगा और ये टैक्स क्रिप्टो करेंसी में देशों को देना होगा। और जो देश ये नहीं करेंगे, ये ईरान का नियम नहीं मानेंगे, तो उन देशों की शामत आ जाएगी, उनके जहाजों पर हमले किए जाएंगे, उसकी आशंकाएं तेज हो गई। अमेरिका और इजराइल ने ईरान को लगभग मिटाने के मकसद से जंग का आगाज किया था, लेकिन ये जंग उल्टी पड़ गई। ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि दुनिया में हाहाकार मच गया और ईरान के हाथ लॉटरी लग गई। पहले से ही माना जा रहा था कि ईरान हॉर्मुज पर शिकंजा कसकर दुनिया को टेंशन में डाल सकता है, लेकिन ईरान ने तो यहाँ से कमाई का स्थायी जरिया ही ढूंढ लिया। सीज फायर के लिए एक शर्त ईरान ने भी रखी कि उसे हुर्मुज पर अधिकार मिले, यानी वो वहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूल सके। यानी अब दुनिया में तेल की कीमत और भी बढ़ सकती है। खबर है कि ईरान ने टोल वसूलना शुरू भी कर दिया। ईरान अब 1 बैरल तेल पर $1 का टोल वसूलने जा रहा है। माना जा रहा है कि सिर्फ इस शुल्क से ही ईरान को सालाना 70 से 80 अरब डॉलर तक की कमाई हो सकती है। बात करें ईरान के कारोबार की तो साल 2023 में ईरान ने तेल कारोबार से $41.1 कमाए थे और साल 2024 में तेल कारोबार से 46.7 अरब डॉलर की आय हुई, जबकि साल 2026 में तेल से होने वाली आय बढ़कर रोजाना $139 बिलियन हो गई। ईरान हुर्मुज को लेकर काफी सतर्क हो गया है। उसने लंबे समय तक प्रतिबंध झेले हैं, लिहाजा अब वो टोल के भुगतान में बिटकॉइन जैसे डिजिटल करेंसी को भी तरजीह दे रहा है। माना जा रहा है कि ऐसा वो पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने के लिए कर रहा है। तो
हॉर्मुज पर शिकंजा कस के ईरान ने अपनी लॉटरी की तैयारी कर ली है। हॉर्मुज से क्योंकि उसे अरबों की कमाई होने वाली है। अब कैसे ये अरबों की कमाई होगी, चलिए आपको बताते हैं। ईरान वसूल सकता है $1 प्रति बैरल शुल्क। सालाना 70 से 80 अरब डॉलर की कमाई वो करने का संभव है। साल 2023 में ईरान ने तेल कारोबार से 41.1 अरब डॉलर की कमाई की थी और साल 2024 में तेल कारोबार से उसने 46.7 अरब डॉलर कमाए। वहीं 2026 में तेल से रोजाना की आय उसकी बढ़कर के 139 मिलियन डॉलर हो गई थी और अब जाकर के जब वो टोल टैक्स वसूलने की तैयारी कर रहा है तो इसमें और ज्यादा इजाफा होगा। दुनिया भर पर बोझ बढ़ा करके अमेरिका और ईरान ने इस पूरे युद्ध में एक बात तो तय कर ली है कि जो कुछ भी भरपाई अमेरिका को करनी थी वो अब हॉर्मुज के रास्ते ही करेगा कि आप हॉर्मुज से टैक्स ले लीजिए, हमारे यहाँ वैसे भी कौन सा ज्यादा तेल आता है, 1% तो आता है, हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता भी नहीं है। हॉर्मुज पर ईरान भी सतर्क है। सतर्क जरूर है कि ईरान जो 1 बैरल प्रति डॉलर का शुल्क लगा रहा है, लेकिन उसके लिए वो जो टोल का भुगतान है वो बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी को लेकर के करना चाहता है। पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने का ये प्रयास भी है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री माइंस बिछा दी हैं और समुद्री माइंस से बचने के लिए खुद वैकल्पिक रूट भी दे रहा है। तो ये तैयारियां उसकी तरफ से की जा रही है। अब खबर यह है कि यूरोप से यूएस सैनिक हटाए जा सकते हैं। युद्ध में साथ नहीं देने वाले देशों से ये यूएस के जवान हट सकते हैं और ये खबर अमेरिकी मीडिया के हवाले से आ रही है। आपको याद होगा कि इस पूरे युद्ध के दौरान हॉर्मुज पर शिकंजा कसने के लिए तमाम यूरोपीय देशों और नेटो देशों से अमेरिका गुहार लगाता रहा, लेकिन अब अमेरिकी मीडिया ये कह रहा है कि युद्ध में साथ नहीं देने वाले देशों से यूएस जवानों को हटाया जाएगा। यूएस का साथ नहीं देने वाले देशों में जहां जहां पर सैनिक तैनात किए गए हैं वहां से सैनिकों को बुला लेंगे। हम क्यों इन देशों के ऊपर अपने सैनिकों को रखें, हम क्यों इन्हें अपनी सुरक्षा दें जब ये हमारे साथ खड़े नहीं है। हालांकि हर देश की तरफ से ये कहा गया था कि इस जंग की शुरुआत अमेरिका की तरफ से की गई है, ये अमेरिका की जंग है, उसे खुद इससे निपटना होगा। ना मिडिल ईस्ट में कोई देश उनके साथ आया और ना ही यूरोप में उनके साथ कोई देश आया है। अमेरिका खुन्नस में जरूर है और इसीलिए वो इस तरीके के फैसले लेते हुए नजर आ रहा है, जहां वो ये कह रहा है कि अपने तमाम सैनिकों को वो हटा लेगा। 192-93 कंट्री में से 160 कंट्रियों में इन्होंने अपने सैनिकों को तैनात किया गया है और ये सैनिक 1, 2, 3, 4 नहीं है बल्कि लाखों की संख्या में तैनात किए गए हैं। अब अमेरिका अगर ऐसे में हटाने की सोच भी रहा है तो उसे जरा सोचना होगा कि उसके बाद नुकसान सिर्फ और सिर्फ उसी का होगा, क्योंकि अपनी सैनिकों की तैनाती भी उसने सिर्फ और सिर्फ फायदे के लिए ही की थी, किसी देश की सुरक्षा के लिए नहीं। अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर के ऐलान के बाद अब बातचीत की प्रक्रिया तेज हो गई है, तैयारियां शुरू हो गई हैं 10 अप्रैल को होने वाली वार्ता की। लेकिन इस बातचीत में अमेरिका की ओर से जो अहम नाम सामने आ रहा है वो है जेडी वेंस का। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर का ऐलान तो हो गया, लेकिन इस बीच वार्ता के जरिए स्थायी शांति स्थापित करने की कोशिश की जानी है। इसी कड़ी में 10 अप्रैल को दोनों देशों के बीच वार्ता होनी बाकी है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अमेरिका की ओर से वार्ता में शामिल होंगे। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा कि उपराष्ट्रपति वेंस बातचीत में अमेरिकी शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। इससे पहले जेडी वेंस के वार्ता में शामिल होने को लेकर संदेह जताया जा रहा था, क्योंकि राष्ट्रपति ने कहा था कि सुरक्षा कारणों के चलते शायद वेंस न जाए। फिलहाल जेडी वेंस के साथ स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी वार्ता में शामिल होंगे। जेडी वेंस को पहले से ही काफी अहम वार्ताकार माना जा रहा था। खबरों के मुताबिक ईरान पहले से ही जेडी वेंस को बातचीत में शामिल करने को तैयार था। ऐसे में उनकी मौजूदगी काफी अहम साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।